नेपाल सच में एक बौद्ध राष्ट्र है। बौद्धिक चिंतन और बौद्धिक विचारधारा वहां की गलियों में है, वहां के हर नुक्कड़, हर चौराहे, हर खिड़की पे है। अपनी बात को शुरू करने के पहले एक छोटी सी बोध कथा कि कौन किससे बंधा हुआ है, कौन किसको छोड़ दे, कौन किसको खोल दे। वो बोध कथा ऐसा है कि एक व्यक्ति जो है, गौ माता है ना, गाय को रस्सी में बांधकर, जैसा गांव में होता है, वो लेकर खींचकर जा रहा था। तो वहीं पे महात्मा बुद्ध जैसे ही कोई महान व्यक्ति, कबीर जैसे संत जैसे रहे होंगे, जैसा कि अभी संचालक महोदय ने मुझे भी इंगित किया है। तो उस व्यक्ति ने, उस महान व्यक्ति ने, उस महापुरुष ने उस गाय ले जाते हुए व्यक्ति से पूछा कि अरे भाई, तुम इसको खींच क्यों रहे हो? तो बोला इसलिए कि ये मेरी गाय है। तो फिर कहा कि अरे भाई, एक प्रश्न का जवाब दे दो मुझे, गाय को तुमने बांध रखा है कि गाय ने तुम्हें बांध रखा है? तो आदमी बोला, बड़ा मूर्ख आदमी है भाई, दिख नहीं रहा, इतना 5 फीट के रस्सा से मैंने इसको बांध के रखा हुआ है। बोलता बात सत्य है क्या? सत्य में तुमने इसको बांध के रखा हुआ है? बोला हाँ, ये देखिए, मैं इसको सिक्कड़, ये रस्सी से बांध के रखा हुआ हूं, मैं इसको खींच के ले जा रहा हूं। बोलता कहीं तू भ्रम में तो नहीं जी रहा है? एक काम कर, तू इस रस्सी को खोल दे, इस रस्सी को खोल दे, इसके गर्दन से ये रस्सी हटा दे, और फिर मैं देखता हूं कि तुम इसको बांध के रखे हो कि यह तुमको बांध के रखा है। तो जैसी उसने रस्सी खोली, गाय अपनी दिशा में, जहां हरा भरा घास दिखा, जहां उसके मनोनुकूल चीजें दिखी, गाय अपनी दिशा में चलने लगा। अब वो आदमी जो है, रस्सी के साथ उसके पीछे पीछे भागने लगा। अब वो आदमी रस्सी के साथ उसके पीछे पीछे भागने लगा। अब आप ही बताइए, गाय ने उसको बांध रखी थी कि उसने गाय को बांध रखी थी? सोच के देखिए, उसको, उस मनुष्य को यह भ्रम था कि मैंने एक 5 फीट रस्सी से गाय को बांध के रखा हुआ हूं। आपने नहीं रखा हुआ, बल्कि गाय ने आपको बांध के रखा हुआ है। आपकी लालच, आपकी इच्छा। भाई, गाय तो अपने गंतव्य की ओर चल दी, फिर तो बिना रस्सी के भी तुम उसके पीछे पीछे दौड़े दौड़े भागे जा रहे हो। बिना रस्सी के तो किसने किसको बांध कर रखा हुआ था? इसका मतलब कि गाय को आपने नहीं, बल्कि गाय ने आपको बांध के रखा हुआ था, क्योंकि बिना रस्सी के भी आप उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। तो अब तो यह सम्राट अशोक क्लब को तय करना है कि कौन किसको बांध के रखा होगा। इसलिए अपनी बात बहुत कम शब्दों में खत्म करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं। अभी हम सबके बीच में नेपाल के जो विशिष्ट अतिथि डॉक्टर केशव मान्य शाक्य सर आए हुए थे। चूंकि मैं भी नेपाल गया था उस टीम में, और सबसे कम उम्र का मैं था अपने गुरुओं के बीच में, पथ प्रदर्शक के बीच में। और वहां जाकर मैंने सच में देखा है कि आज भी जिसका ढोल, जिसका नगाड़ा हम बजा के रखे हैं कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, तो नेपाल सच में एक बौद्ध राष्ट्र है। बौद्धिक चिंतन और बौद्धिक विचारधारा वहां की गलियों में है, वहां के हर नुक्कड़, हर चौराहे, हर खिड़की पे है। जिस कुमारी देवी की बात करते हैं, मतलब एक एक पल, जितना दिन हम लोग रहे, तो सुबह से शाम तक हमको सिर्फ बुद्ध और बुद्धि ही दिखे, वो विचारधारा ही दिखी। लेकिन ये मीडिया, या ये कहिए संवाद का जो तंत्र है, जिसके पास मजबूत होता है, वो चीजों को फ्लैश आउट वैसे ही करता है। और शायद इसी में हम लोग अगर मजबूत हो गए, तो जो बात आज नेपाल के पूर्व मंत्री इस मंच से कह रहे थे कि बुद्ध को हमने क्या किया है, सहेज के रखा हुआ है, संजो के रखा हुआ है, भूटान में, श्रीलंका में, जापान में, ताइवान में, लेकिन वो परिधि पे हैं, सरकमफरेंस पे हैं, सेंटर में नहीं है। और जिस दिन उस सर्कल, उस वृत्त के सेंटर में बुद्ध आ जाएंगे,
बुद्ध जीवित हो जाएंगे तो ये जो दिख रहा है रशिया, यूक्रेन या नाइजीरिया, इजराइल, ये कभी नहीं दिखेगा। दुख इस बात का है कि पूरा विश्व उसको परिधि पे रख दिया बुद्ध को। शायद उसको केंद्रक बना दिए होते तो आज ये नतीजा ही नहीं निकलता। और जिस पे तुमने 2-2 परमाणु बम मार दिए, वो भी बुद्ध के सहारे टेक्नोलॉजी में देखो कितना आगे आज बढ़ेगा। यह है बुद्ध। लेकिन आज हम जिस आधारशिला की बात कर रहे हैं, जिसकी नींव रखने आए हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं, इसलिए 2 शब्द उस महान व्यक्ति को भी, जिस संघ में हम लोग आज इस लाल ड्रेस, मैरून शर्ट और ब्लैक पैंट में खड़े हैं, आज मैं उनका शुक्रगुजार हूं, या यूं कहेंगे ऋणी है यह कि आज से 28 साल 27 साल पहले 1996 में एक व्यक्ति ने एक सोच अपने दिमाग में पैदा किया था। एक सोच, एक जज्बा जो आज 28 साल तक भारत की इन हवाओं और फिजाओं में सिर्फ घूम रहा था। लेकिन 28 साल के बाद स्मृति से सुभाष सिंह मौर्य जी के उस सोच को, उस हौसले को आज जमीन मिल गई है। ये एक बहुत बड़ी बात है। वो जो उनके विचार हवाओं और फिजाओं में घूम रहे थे, किसके विचार? वही बुद्ध, उसी सम्राट अशोक, वही समता, मैत्री, करुणा, बाबा साहब अंबेडकर, पेरियार। वो विचार को आज एक जमीन मिल गई। आज से 2500 साल पहले उसी तथागत गौतम के सोच को, विचार को सम्राट अशोक ने पत्थर दे दिया था। शिलालेख के रूप में उस विचार को क्या दिया? पत्थर दे दिया। और आज इस सम्राट अशोक के तमाम मैरूनधारी ने आज स्मृति से बाबूजी के विचार को हमने जमीन दे दिया है। अब ये हमारी और आपकी सबकी, हम कितना कृत संकल्पित हैं इसके लिए कि ये जो धारा हम लोग बहा रहे हैं, जिसकी खुशबू, जिसकी प्रवाह नेपाल, भूटान, चाइना, अभी जैसा आप लोग सुन रहे थे, वहां तक पहुंच रही है, तो ये अनायास नहीं पहुंच रही है। तमाम वैसे हमारे कार्यकर्ता, ये बात है, अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपया है और उसमें से अगर 1 लाख रुपया दान दे देता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे इस भूमि के लिए वैसे कार्यकर्ता भी हैं जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, साधुवाद, कोटि कोटि साधुवाद और क्रांतिकारी सलाम करता हूं। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास रहने के लिए 5 या 7 कट्ठा मुश्किल से जमीन नहीं होगी। अगर आज वो हमारी बात सुन रहे हैं या रिकॉर्डेड मोड में जा रही है, तो दिल्ली की इस धरती से उनको मेरा क्रांतिकारी सलाम, जो उस छोटे से टुकड़े के लिए, रजिस्ट्री के लिए जा रहे थे, लेकिन सम्राट अशोक क्लब के निवेदन पे जब उनको पता तक चला कि सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र की आधारशिला रखी जा रही है, तो वह बंदा रजिस्ट्री नहीं कराया, बल्कि 5563 रुपया इसमें भूमि में दान दिया। और जिस दिन ऐसे कार्यकर्ता हमारे पास रहेंगे, ऐसे सिपाही रहेंगे, तो मैं नहीं समझता हूं कि सम्राट अशोक को यहां पुनर्स्थापित होने में बहुत देर लगेगा। बहुत देर नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए 2 बातें हैं। 2 बातों में अभी जो हम बात कर रहे हैं, विचारधारा की बात कर रहे हैं। सारे लोग बोलते हैं कि हम विचारधारा, मैं तो जहां तक पढ़ा हूं, साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, विद्युत धारा और विचारधारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, और दोनों में धारा लगा हुआ। धारा का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ एनीथिंग। फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड करंट। किसी चीज के प्रवाह को धारा कहते हैं। अगर फ्लो ऑफ चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रिक करंट, और फ्लो ऑफ गुड थॉट्स हो गया तो उसको विचारधारा कहते हैं। शायद भगवान बुद्ध की वही विचारधारा थी। लेकिन कोई भी विचारधारा या धारा बहती कब है? जब उसके लिए इलेक्ट्रिक पाथ, सर्किट, कोई रास्ता होगा तभी तो। बिना धारा के, बिना परिपथ के, बिना इलेक्ट्रिक सर्किट के, बिना वायर के, बिना तार के कभी बल्ब जलेंगे क्या? तो विचारधारा और विद्युत धारा अगर पैदा भी कर दिया हमने, तो उससे रोशनी आएगी क्या?
तो सम्राट अशोक क्लब कुछ नहीं किया है। मैं शुक्रगुजार हूं यहां के टेक्नीशियन का, यहां के मिस्त्री का, और यहां के सबसे हेड मिस्त्री, हेड वायरिंग मैन डॉक्टर सजदानंद मौर्य, डॉक्टर रविंद्र सर यूपी, या तमाम वैसे गिरीश सर, श्रवण सर, तुलसी सर, डॉक्टर आरपी मौर्य, ये वो मिस्त्री हैं, ये वो वायरिंग मैन हैं जो भारत के घर घर में जाके तार बिछा दिए ताकि यह विचारधारा प्रवाहित हो, ताकि यह विचारधारा प्रवाहित हो। लेकिन थोड़ा अब संकल्प आपको भी इस माटी पे लेना होगा। फिर भी अगर आपके घर में और हमारे घर में रोशनी नहीं मिल रही है तो क्या आपके घर में वायरिंग मैन आके वायरिंग बिछा दे एक एक कमरे में, तो क्या रोशनी होगी रात को? नहीं होगी। प्रोवाइडेड कि उसमें ऑलरेडी वायर बिछा हुआ है, स्विच बोर्ड लगे हुए हैं, सारी चीज है, एमसीबी सब लगा हुआ है, लेकिन क्या रात को रोशनी होगी? जब बल्ब नहीं रहेगा तब। अरे रोशनी के लिए ट्यूबलाइट और बल्ब चाहिए ना। तो सम्राट अशोक क्लब के ये जो टेक्नीशियन है, इन्होंने इस संपूर्ण भारत ही नहीं, अभी तो आप देख रहे थे नेपाल में भी, श्रीलंका में भी जाके वायरिंग कर दिए हैं। अब यहां वो तमाम लोग जो बैठे हुए हैं और जिन तक हमारी बात पहुंच रही है, ये उनकी जिम्मेवारी है कि अपने घर में बल्ब खरीद के लगा लीजिए। वायरिंग हो चुका है, अगर बल्ब खरीद के लगा लिए तो आपके घर में भी वो बुद्ध और सम्राट अशोक की रोशनी पहुंचेगी। और अगर वायरिंग हो भी गया, एक आध दिन 4 घंटा सुन भी लिए, तो खाली वायरिंग है, बल्ब नहीं लगा है। अब सोचेंगे, बहुत लोग सर पूछते हैं कि सर बल्ब कहां मिलेगा? तो सर मैं बताता हूं डॉक्टर साहब कि बल्ब जो है खुद ही खरीदना होता है भाई। वो टेक्नीशियन वायरिंग करता है खाली, वो बल्ब नहीं देता है साथ में। और बल्ब खरीदना नहीं है, बल्ब पैदा किया जाता है। वो बल्ब तुम्हारी पत्नी है, वो बल्ब तुम्हारे बेटे हैं, वो बल्ब तुम्हारा दामाद है, बेटी है, नाती है, पोता है। हिम्मत है तो उसको लगाओ उसमें और रोशनी हो जाएगी। और जब तुम वही नहीं करते हो, उस बल्ब को ही नहीं लगाते हो और कहते हो सर हम तो समझ गए हैं, मतलब हमारा बॉलवा तो जल रहा है, हमारी पत्नी का नहीं जल रहा। अरे तो उसको तुमने बॉल बनाया ही नहीं, सर्किट बोर्ड के नीचे खड़ा करके रखा हुआ है। कभी उसको उठा के खोसो कनेक्शन में। अगर फिर भी तकलीफ है तो हमारा टेक्नीशियन घूम रहा है पूरे भारत भर में, कभी बुलाओ उसको, तुम्हारे घर का वायरिंग चेक करेगा और फिर से एक बल्ब ले जाएगा और फिक्स कर देगा। और ये हुआ विद्युत धारा और ये हुआ विचारधारा। इसलिए आज से कृत संकल्पित होइए कि हर घर में सम्राट अशोक क्लब का एक मैरूनधारी ड्रेस पैदा होना चाहिए। सिर्फ ताली और शेरो शायरी से कुछ होने वाला नहीं है। अगर चाहते हैं कि ये गूंज जो अभी परिधि पे है, सरकमफ्रेंस पे है, नेपाल, श्रीलंका, जापान, ताइवान में है, अगर वो केंद्र में आ जाए तो केंद्र में आने के लिए इस वंश को देखना होगा। इसकी जिम्मेवारी होगी और किसी की जिम्मेवारी नहीं है। अरे देश और समाज को पल पल निगल रहा है अजगर के समान, और करनी से कतराएगर होगा वंश गुलाम, होगा वंश गुलाम। इसलिए अब करनी से मत कतराइए। और हर घर में, आपके घर में बल्ब है, लगाइए 10 वाट का, 50 वाट का। हो सकता है आपके घर में IAS BCS है, इंजीनियर, डॉक्टर है, तो क्या होगा? वो पेपर लाइट बन जाएगा। कनेक्शन से जोड़िए, खुद का घर रोशन करेगा और गांव गली चौराहे को भी रोशन कर देगा। लेकिन उसको इस कनेक्शन से जोड़िएगा तब। और सबसे पावर का सबसे मुख्य स्रोत क्या होता है? कुछ लोग तो सर दुख इस बात का होता है कि एक आध दिन बल्ब की तरह जल जाते हैं, फिर हमारा कनेक्शन में काट देते हैं और इन्वर्टर ले आते हैं। इन्वर्टर ला के जलाते हैं, कहते हैं सम्राट अशोक क्लब को ही बताते हैं कि देखिए हमारे घर भी रोशनी है। तो अरे भैया 2-4 दिन तक अगर हमारा कंटिन्यू पावर नहीं जाएगा तो तुम्हारी बैटरियां बैठ जाएगी। और यही हो रहा है। छोटे छोटे तमाम संगठन पैदा ले रहे हैं, मुझे उनसे कोई गुरेज नहीं, जरूर पैदा ले। कुछ तो ऐसा है जो टॉर्च खरीद लिया, ये नहीं समझा भाई टॉर्च वाला रिचार्जेबल है तो कहीं तो सोर्स लगाओगे ना, चार्ज करने के लिए कहीं तो लगाओगे। वो थिंक टैंक, वो थॉट कहां से लाओगे? हमारे वायरिंग मैन के किए गए स्विच बोर्ड में ही प्लग तुमको लगानी होगी। आज लगाओ या कल, नहीं तो तुम्हारी बैटरी आने वाले समय में डिस्चार्ज हो जाए।
इसलिए वैसे तमाम साथियों को जो गाहे बगाहे समय बेपल अगर सुबह को गए हैं, तो आज इस माटी से मैं उनसे निवेदन करूंगा कि लौट के आ जाएं और फिर से उस सपने को साकार करें जिसकी उम्मीद हम लोगों ने लगाकर रखी है। और सबसे बड़ा पावर हाउस, चूंकि संचालक महोदय का आदेश हो रहा है, सबसे बड़ा पावर हाउस और सबसे बड़ा बल, चूंकि हम लोग के बीच में इस सभा में बहुत गणमान्य लोग हैं, चूंकि बोलने से पहले मैं बार बार सोच रहा हूं, बोल रहा हूं तो कहीं गड़बड़न हो जाए, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि सबसे बड़ा अगर पावर हाउस किसी घर में है तो वो नारी है, वो हमारी मां है। जिस दिन हमारी मां को हमने इस सर्किट में, इस परिपथ में लगा दिया, जिस दिन वो रोशनी देनी शुरू कर दी, तो आगे वाली सारी की सारी पीढ़ी अपने आप लाइटेड हो जाएगी, सबका सब प्रकाशमान हो जाएगा। इसलिए अपने घर के उस नारी को इस संगठन और इस क्लब से जोड़िए, ताकि इसकी धारा, इसकी करंट उसके तहे दिल तक जाए और आने वाली पीढ़ी समता, मैत्री, बंधुता की बात सीखे और अखंड भारत की ओर कूच करे। ये करना होगा। इसलिए जाते जाते मैं सिर्फ उसी मां के लिए कहना चाहता हूं, जिस मां को इसी भूखंड पे शिक्षा देने के लिए गोबर फेंक दिया जाता था। ये वही भूखंड है जो महिलाओं की शिक्षा के लिए काम करती थी, शोषितों की शिक्षा की काम करती थी, उस पे गोबर और गू फेंकते थे। लेकिन फिर भी आज हमारी मां है, आज यहां तमाम माएं जीवित हैं, लेकिन अभी भी उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। इसलिए आप उनको संघ से जोड़िए, सम्राट अशोक क्लब से जोड़िए। और बस जाते जाते मैं यही बात कहना चाहता हूं कि जी बहलाने का मुझको अब सामान न समझा जाए। मेरी मां, मेरी बहन, मेरी बेटी आपसे गुजारिश कर रही है, ये याचना कर रही है कि जी बहलाने का मुझको अब सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। जी बहलाने का मुझको अब सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना आसान न समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूं, मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूं। इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। अरे अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही घर का मेहमान न समझा जाए, सिर्फ बेटी को ही घर का मेहमान न समझा जाए। इसलिए इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।